अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक सब टॉपिक दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आज हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे, मतलब x की पावर स्क्वायर, x की पावर क्यूब लाइक दिस। ठीक है, और इसके लिए जो एक्सरसाइज सेलेक्ट की गई है ये आपकी बुक D2 की एक्सरसाइज 1D है, जिसके कुछ क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है आज की वीडियो के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इजीएस्ट। If x is inversely proportional to y cube and x equals to 50 and y equals to 2, find the value of x when y equals to 4, calculate the value of y when x equals to 3.2, find an equation connecting x and y। अब find an equation connecting x and y का मतलब क्या हुआ कि आप इसको इक्वेशन मेथड से ही सॉल्व करोगे और सबसे पहले इक्वेशन मालूम कर लोगे। इक्वेशन मालूम कर लोगे तो पार्ट 1 और पार्ट 3 मालूम करना तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या कह रही है जनाब कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, इक्वल्स टू लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे तो x इक्वल्स टू k अपॉन y क्यूब। अब आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू आपके पास 50 मौजूद है, y की वैल्यू आपके पास 2 मौजूद है। तो जनाब वैल्यूज पुट कीजिए। सिचुएशन क्या बन जाएगी आपके पास, k इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y क्यूब, x equals to 50, y equals to 2, 2 का क्यूब 8 के बराबर, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 8 equals to 400। तो इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y मेरे पास क्या आ गई जनाब, x equals to 400 अपॉन y क्यूब। अब इस इक्वेशन की मदद से मैं पार्ट 1 और पार्ट 3 को इजीली सॉल्व कर सकता हूं। पार्ट 1 में मुझे क्या करना है, y की वैल्यू 4 के बराबर लेनी है। तो ऑल यू नीड टू डू क्या, y इक्वल्स टू 4 पुट कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू 400 अपॉन 4 का होल क्यूब, और 4 का होल क्यूब बराबर होता है 64 के, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 64। सो 400 अपॉन 64 विल बी इक्वल टू 6.25। सो जब आपने y की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू 4 पुट करने के बाद आपने 4 का क्यूब लिया, 4 का क्यूब 64 के बराबर, तो 400 अपॉन 64 इक्वल्स टू 6.25। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, आपने y की वैल्यू मालूम करनी है जब x इक्वल्स टू 3.2 है, लेकिन उसके लिए आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू 400 अपॉन y क्यूब। क्योंकि आपको y की वैल्यू मालूम करनी है तो आपने y को सब्जेक्ट बनाना है। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, y क्यूब इक्वल्स टू 400 अपॉन x। अब x की वैल्यू आपके पास 3.2 है, पुट कर दीजिए, तो 400 अपॉन 3.2 बराबर हो जाएगा 125 के। अभी आपके पास 125 वैल्यू किसकी बराबर है, y के क्यूब के बराबर। हमें सिर्फ y की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्यूब खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते थे, क्यूब रूट खत्म करने के लिए, क्यूब खत्म करने के लिए हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो जब आप क्यूब रूट दोनों तरफ लोगे तो y बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y निकाला, फिर y की वैल्यू पुट कर x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाली। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट द टू वेरिएबल व्हिच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। हमारे पास 5 इक्वेशंस मौजूद हैं और हमने ये डिसाइड करना है कि इन पांचों इक्वेशन में कौन से वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम इस तरह का सवाल प्रीवियसली भी कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है जनाब कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू लगता है और एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, अब मुझे यहां से दोबारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना है, तो भाई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा था तो उसी जगह इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगा था। जब आप इक्वल्स टू और कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दोबारा लग जाएगा। सो ऑल यू नीड टू फाइंड कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। Now we need to do it in inverse order, as we need to remove constant and equals to sign and place a proportionality sign. ठीक है, in part 1 we know that we have 3 as the constant। मेरे पास part 1 में 3 constant है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं जनाब कि y is inversely proportional to x square। इनवर्ड्स कैसे लिखा जाएगा, in words we can say that y is inversely proportional to x square। So ये दोनों लिखने और बोलने का फर्क है। इसको समझ लीजिए कि मैथमेटिकली ये कैसे लिखा जाएगा और इन वर्ड्स ये कैसे लिखा जाएगा। सिमिलरली पार्ट 2 में आपके पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1 एज अ कांस्टेंट है, उसको आप हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन क्या बन जाएगी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट x, और 1 अपॉन अंडर रूट x का क्या मतलब हुआ कि वर्ड्स में कैसे लिखोगे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारे पास 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो जब तुम इस 5 को रिमूव करोगे, इक्वल्स टू के साइन को रिमूव करोगे, तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x क्यूब, और इसको लिखोगे किस तरीके से, y स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। ठीक है, ये चीज समझने की है। क्वेश्चन नंबर 4, n इक्वल्स टू 7 अपॉन m माइनस 1।
अब आपके पास 7 कांस्टेंट है, इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो जनाब सिचुएशन क्या बन जाएगी, 7 हटेगा, इक्वल्स टू हटेगा, इक्वेशन लग जाएगी n इक्वल्स टू n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m माइनस 1। अब तुम्हारे जहन में ये आ सकता है कि जनाब यहाँ पर तो 1 भी मौजूद है, तो बेटा ये पूरी एक टर्म है, m माइनस 1 एक पूरी टर्म है, 7 अपॉन m माइनस 1 एक टर्म नहीं है। 7 आपके पास कांस्टेंट था, आपने उस कांस्टेंट को हटाया तो आपके पास सिचुएशन क्या बन गई, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m माइनस 1। और वर्ड्स में कैसे लिखोगे, वर्ड्स में ये लिखा जाएगा कि जनाब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m माइनस 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 4 कांस्टेंट के तौर पर मौजूद है और इक्वल्स टू हटाओगे, कांस्टेंट हटाओगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर। और वर्ड्स में कैसे लिखोगे कि q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हटाना है, इक्वल्स टू हटा देना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देना है और आइडेंटिफाई करना है कि जनाब व्हिच टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर लाइक दिस। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम द हाइट h सेंटीमीटर ऑफ अ कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बेस रेडियस r सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने जहन में किसी भी बर्थडे पार्टी को लेकर आ जाइए और अपने सर के ऊपर एक कॉनिकल कैप लगा लीजिए। वो जो कॉनिकल कैप होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें एक परपेंडिकुलर हाइट होती है और उसकी जो बेस होती है वो सर्कुलर होती है। तो सर्कुलर बेस जो होती है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई रेडियस मौजूद होगा। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए कोन के बारे में ये कहा जा रहा है कि उस कोन की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बेस रेडियस के स्क्वायर के। अब मेरे पास एक कोन ए मौजूद है, उसका बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसकी परपेंडिकुलर हाइट 5 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से मेरे पास एक कोन भी मौजूद है जिसका बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर के बराबर है और एक और कोन है जिसको मैंने सी का नाम दिया और इसकी हाइट जो है वो 1.25 सेंटीमीटर के बराबर है। आगे कंडीशन क्या है कि इन तमाम कोन्स के जो वॉल्यूम है वो बराबर है, मतलब हमारे पास वॉल्यूम बराबर है। तो ये एक एडिशनल क्लॉज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइन, हमने क्या मालूम करना है, कोन बी की परपेंडिकुलर हाइट मालूम करनी है और कोन सी का बेस रेडियस मालूम करना है। तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या चीज देखनी पड़ेगी, इन अबव क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। इन ऑर्डर टू फाइंड वॉल्यूम वी मस्ट नो दैट h is what, h is perpendicular height is inversely proportional to the square of r। square of r मतलब बेस रेडियस के, जो भी मेरे पास सर्कुलर बेस है उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा, इक्वल्स टू लगेगा, तो h इक्वल्स टू k अपॉन आर स्क्वायर। हमने सबसे पहले k की वैल्यू मालूम करनी है। अब जो ऊपर मेरे पास डेटा मौजूद है उसमें कोन ए का मेरे पास रेडियस भी मौजूद है और कोन ए की हाइट भी मौजूद है। तो आप क्या करोगे, हाइट और रेडियस की वैल्यू पुट करवा दो। सो k इक्वल्स टू h इंटू आर स्क्वायर, h की वैल्यू 5 के बराबर, बेस रेडियस की वैल्यू 6 के बराबर, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर, तो 36 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 180 के। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, h इक्वल्स टू 180 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग h एंड आर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने पार्ट 1 क्या सॉल्व करना है, आपके पास कोन बी की हाइट, आपने कोन बी की हाइट मालूम करनी है, जबकि कोन बी का बेस रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर मौजूद है क्वेश्चन में, तो r की जगह 3 पुट कर दीजिए। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी आपके पास, h इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है, तो 180 अपॉन 9 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली आपसे पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है कि आपने बेस रेडियस ऑफ कोन सी मालूम करना है, जबकि हाइट ऑफ कोन सी आपके पास 1.25 के बराबर है। तो यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन आपके पास थोड़ी सी रीअरेंज हो जाएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 180, h इक्वल्स टू 180 अपॉन आर स्क्वायर था, अब इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 180 अपॉन h। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है 1.25, तो 180 अपॉन 1.25 बराबर हो जाएगा 144 के। आपको रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। राइट नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ रेडियस स्क्वायर, तो आपने इसको स्क्वायर रूट लगाना है ताकि आप इसके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सको। तो जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लगाओगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 144 एंड आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेस रेडियस ऑफ कोन सी कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, y is inversely proportional to x square and y equals to b for a particular value of x. Find an expression in terms of b for y when this value of x is tripled. अच्छा, इस तरह के सवालात को हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन को देखते हैं। देखो सिचुएशन क्या है, y is inversely proportional to x square, मैंने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा कि y की वैल्यू b के बराबर थी, तो मैंने y के कॉलम में b लिख दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, इस पर्टिकुलर वैल्यू को तुम कुछ भी ले सकते हो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, या तुम x ही रहने दो। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए इसको 1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 1 1 1। ठीक है, आगे बात करते हैं। Now we need to triple the value of x to find the value of y as। अब सवाल की कंडीशन क्या है कि आपने x की वैल्यू को ट्रिपल कर देना है। ट्रिपल किस तरीके से करोगे, अभी x की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, तो ट्रिपल करने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 3। आ गई बात समझ में। अब अगर तुम इस स्पेसिफिक वैल्यू को 2 लेते, लेट से मैंने पहले 1 ले लिया, तुम इसकी जगह 2 ले लेते, तो फिर क्या होता, 2 3 करते, अगर तुम 3 लेते तो 3 3 हो जाता। तो इसलिए आसानी के लिए स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वैल्यू को आप 1 कंसिडर कर लो, तो आपके लिए कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। As they are inversely proportional to each other, so we need to multiply the facing values. Inversely proportional values में हम facing values को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सिचुएशन क्या बन जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर रहता है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, b मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय 9। आपने सवाल में क्या कहा जा रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ b फॉर y। आपने y के लिए इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y के साथ यहाँ 9 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 9 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। सिचुएशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू b अपॉन 9। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आंसर बहुत छोटा था, सिर्फ कुछ चीजें आपने अपनी आसानी के लिए बता देनी है। और उसके लिए क्या है, जब भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x की बात की जाएगी, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख दोगे। अब वो उसके बाद बोले x की वैल्यू डबल, तो उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। वो बोले ट्रिपल, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। क्वाड्रुपल बोले तो आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपनी कंडीशंस को आसान करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। सो द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 3 विल बी b अपॉन 9। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब हमने x की वैल्यू को 3 टाइम कर दिया, तो y की वैल्यू b अपॉन 9 के बराबर हो गई। आगे बढ़ते हैं। Question number 11. The force of attraction between two magnets is inversely proportional to the square of the distance between them. अब सिचुएशन क्या बता दी गई है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप लोगों के हाथ में अगर दो मैग्नेट हैं, तो इन दो मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बढ़ेगी, जब आप उन दोनों को करीब लेकर आओगे, मतलब उनके दरमियान का डिस्टेंस कम होगा, और जितना दूर लेकर जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, आगे व्हेन द मैग्नेट्स आर सेंटीमीटर अपार्ट। अब हमने मैग्नेट को एक दूसरे से आर सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम लोगों ने उसको इतना दूर कर दिया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज एफ न्यूटन। जितना दूर करते चले जाओगे एफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको हमने एफ न्यूटन से रिप्रेजेंट कर दिया। न्यूटन इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स, जैसे सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 400%। अगर मैं इस डिस्टेंस को, जो कि पहले r के बराबर था, अब मैं इसको 400% बढ़ा दूं, 400 टाइम्स बढ़ा दूं, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी हो जाएगी, मुझे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है। ठीक है, इन्होंने यहां पे क्या कर दिया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज सी एफ न्यूटन, मतलब आपने इस c की वैल्यू मालूम करनी है। तो सवाल को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। In this question we are going to relate two values। हम दो values को relate कर रहे हैं, force of attraction of magnets, दो magnet हैं, उन दोनों की force of attraction, and the distance between them, उन दोनों के दरमियान distance। ठीक है, they are inversely proportional to each other, so we can solve it by ratio method as below। हम इसको ratio method से कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि connecting x and y या connecting f and r, तो हम इसको easily ratio method से solve करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, देखो फोर्स और डिस्टेंस मेरे पास मौजूद है। इनिशियली उन्होंने क्या कहा कि जनाब अगर मैं दोनों मैग्नेट को r सेंटीमीटर अपार्ट कर देता हूं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन f के बराबर हो जाएगी। देखो सवाल में ये लिखा हुआ, व्हेन द मैग्नेट्स आर r सेंटीमीटर अपार्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज f न्यूटन।
ठीक है। अब मैंने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि आर है ना, आर का कोफिशिएंट कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो आप इसको 1 कंसिडर कर सकते हो, तो मैंने इसको 1r² कंसिडर कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अब मेरे पास डिस्टेंस कितना है? r के बराबर, तो मुझे r का स्क्वायर लेना पड़ेगा। आसानी के लिए मैंने इसको 1r लिख दिया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई वेरिएबल मौजूद हो और उसके शुरू में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। तो जनाब, जब मेरे पास उन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान डिस्टेंस r के बराबर था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के दरमियान F के बराबर हो गई। ये चीज तो मैंने क्वेश्चन से उठा ली। आगे बढ़ते हैं। Now if we increase the distance between the magnet by 400%, अब अगर मैं इस डिस्टेंस को, जो कि इस वक्त 1r के बराबर है, 400% इंक्रीज कर दूं, then we need to find the force of attraction. So we can write it as, अब 400% बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपने 1 के अंदर 4 और ऐड कर देना। पहली वैल्यू कितनी है? 1। फिर आपने 400% इंक्रीज करना है। 400% का मतलब है आपने 1 को 4 दफा ऐड करना है। पहला 1 आपके पास मौजूद था, 4 1 उसके अंदर और ऐड कर दो, ठीक है। ये मैंने प्रीवियसली बताया था कि 1 का 100% कितना होगा? 1। 1 का 200% कितना होगा? 2। 1 का 300% कितना होगा? 3। 1 का 400% कितना होगा? 4। तो 1 का 400 4 के बराबर हो गया, और एक डिस्टेंस आपके पास पहले से मौजूद था, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो 5r के बराबर हो जाएगा। फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर दूं, आपके पास इनिशियल डिस्टेंस 1r के बराबर है, और आपने इस 1r को 400% इंक्रीज कर देना है। 400% का मतलब क्या हुआ कि 1 का 400%, तो 1 का 400% कितना हुआ? 4। क्यों? क्योंकि 1 का 100% हो जाएगा 2 के बराबर, 1 का 200% हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ो। सिचुएशन क्या आ गई? ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फेसिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और फेसिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो f मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू आर के स्क्वायर से, और cf मल्टीप्लाई हो जाएगा 5r स्क्वायर से। सिचुएशन को और सिंप्लीफाई करोगे तो 1r का स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब f इंटू आर स्क्वायर, 5r स्क्वायर 25r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि तुमने cf की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, मतलब fr स्क्वायर अपॉन 25r स्क्वायर इक्वल्स टू cf। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। सिचुएशन अब क्या बन चुकी है तुम्हारे पास? CF इक्वल्स टू f अपॉन 25, ठीक है। तुम्हें c की वैल्यू मालूम करनी है, इस c के साथ f लगा हुआ है, f यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? c इक्वल्स टू f अपॉन 25f। अब ये दोनों f भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 25 या 0.04 न्यूटन। इसका मतलब जब आप दोनों मैग्नेट्स के दरमियान डिस्टेंस को 400% इंक्रीज कर दोगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह जाएगी 0.04 के बराबर। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो चीज समझने की थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि 1 का 400% कितना होगा। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप इस 1 में 4 दफा और 1 ऐड करवा दो। अगर मैं कहता 500%, तो आप उसी 1 के अंदर, इनिशियल 1 के अंदर 5 दफा 1 और ऐड करवा देते। अगर मैं आपसे कहता 10,000%, मैं कह रहा हूं 1000%, तो 1 का क्या हो जाएगा जनाब? 1 के अंदर 10 1 और ऐड करवा दोगे। मैं आपसे कहूं 200%, ठीक है जनाब, तो आप उसी 1 के अंदर 2 1 और ऐड करवा दोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये सवाल समझने का है। रिपीट कर दूं, आपके पास इनिशियल डिस्टेंस r के बराबर था, मतलब 1r के बराबर था, आपने उसको 400% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब आपने उस 1r के अंदर 4r और ऐड करने। 300% कहता तो 3r ऐड करते, 200% कहता तो 2r करते ऐड, 100% कहता तो जनाब 1r उसके अंदर और ऐड करते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी इतना फोकस किया जा रहा है क्योंकि 1B के क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कुछ बच्चों ने बोला है कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा, एंड आई बिलीव कि ये टॉपिक बहुत हद तक क्लियर हो चुके होंगे। वेरिएशन के टॉपिक, वेरिएशन की पूरी की पूरा चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है, एंड आई बिलीव कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो अभी तक समझ में नहीं आया होगा। अभी भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये कि इन क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं वो कंपैरेटिवली इनसे मिलते जुलते हैं, उनको सॉल्व कीजिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आंसर दिया जाएगा। लेकिन काइंडली अपने वक्त को यूज़ कीजिए, बेटर जगह पर यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।